जोहार पर तुदा। जोहार जोहार। एकदम जल्दी जल्दी आ गए, घर में काम नहीं थका। अरे हम सोचा थी कि हम खुदे लेट हुआ थी कह के हम जल्दी पहुंच ली। और तो यहाँ देखा थी ना मास्टर जी दिखत है ना पर्वतिया दीदी दिखत है। मास्टर जी चल गए। जोहार 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 भाई, बड़ा समय से आ गए आप लोग। आज तो एकदम देरी नहीं कर रहे। हाँ, देखो हमारे किसान भाई भी हाजिर हो चुके हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों का स्वागत कर लें। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। और सबसे पहले देर नहीं करते हुए, हम लोग चूंकि पहले से देर हो गए हैं, शुरू करते हैं हम लोग कृषि समाचार। तो देखिए देश दुनिया की खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। नमस्कार, आज के कृषि समाचार में आपका स्वागत है। इन समाचारों के साथ मैं हूं दीप्ति रेखा। पेश है आज की खबरें। शुष्क तथा अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए सघन योजना लेने तथा ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई पद्धति को प्रखंड अथवा गांव स्तर तक लागू करने का निश्चय किया गया है। राज्य में बागवानी के लिए अनुकूल मौसम को देखते हुए इसको प्रोत्साहित करने की योजना राज्य के प्रस्तावित कृषि नीति में की गई है। शुष्क तथा कम वर्षा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि बागवानी के लिए आगे आने वाले किसानों को टपक सिंचाई प्रविधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस मसौदे में बूंद बूंद अथवा टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन को प्रत्येक गांव अथवा प्रखंड स्तर तक लागू करने का प्रावधान किया गया है। राज्य में काजू का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2012-13 में राज्य के 8 जिलों में 13,155 हेक्टेयर में काजू की खेती की जा रही है। चना एक मुख्य खाद्यान्न है। इसकी मांग एवं मूल्य दोनों बहुत अच्छी होती है। राज्य की भूमि को देखते हुए चने के लिए कुछ उन्नत किस्म है, जिनमें से सही किस्म का चुनाव करके किसान कम भूमि में भी ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में उत्पादित चना की गुणवत्ता अच्छी मानी गई है। इसे देखते हुए किसानों का झुकाव चना की खेती की ओर हो रहा है। चना की कुछ उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग करके किसान अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें पूसा 372, XPG 59 तथा काबुली चना और काकदा किस्में प्रमुख हैं जो किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। ज्यादा उत्पादन और त्वरित लाभ के कारण किसान भाई रासायनिक खेती के आदी हो चुके हैं। ऐसे में जैविक खेती की तकनीक किसानों को दूरगामी लाभ पहुंचा सकती है। खेती में जैविक तकनीक का उपयोग नया है। जैविक विधि से खेती करना बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इससे उत्पादन पर कोई असर डाले बिना अच्छी गुणवत्ता की फसलें तो तैयार होती ही हैं, रासायनिक और उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी को होने वाले नुकसान से भी आसानी से बचा जा सकता है। जैविक खेती अपनाने पर हमारी जैव विविधता का संरक्षण भी होता है, जिससे कई अदृश्य संकटों से बचने में भी सहायता मिलती है। वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ खाद का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड नाम उपकरण विकसित किया गया है, जो केचुआ खाद उत्पादन के काम को काफी सहज और सुविधाजनक बना देता है। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद की तैयारी के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण किया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर भी हटाया नहीं जा सकता। इसके स्थान पर यदि किसान भाई प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का प्रयोग करते हैं तो यह बहुत सुविधाजनक होगा। इसका प्रयोग करने पर किसान भाइयों को सिर्फ इस बेड के ऊपर छांव करने की आवश्यकता पड़ती है और किसान भाई जब चाहें उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक जानकारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त की जा सकती है। कृषि कार्य में लगे हुए किसान और खेती किसानी से जुड़े दूसरे लोग भी कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं जो प्रेरक होते हैं। इनमें कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं।
सफलता की ऐसी ही एक कहानी अपने क्षेत्र के किसानों को प्रेरित कर रही है। सूझबूझ, नए तकनीकों और किस्मों का उपयोग तथा बाजार की पूरी समझ, ये कुछ बातें हैं जो सफलता के बारे में कही जाती हैं। ये बातें मालूम तो सभी को होती हैं, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं करते। लेकिन जो करते हैं, उनकी सफलता के पीछे छिपा संकल्प उनके कार्य में बहुत ही सहजता से देखा जा सकता है। खेती करने से मतलब अच्छा बेनिफिट है, कम समय में अच्छा खेती होता है। इस विधि में करने से पानी की लागत कम है, खाद की लागत कम है, मेहनत कम है, इसमें लेबर बहुत कम ही लगता है। और इस विधि से करने से यही फ़ायदा हो रहा है हम लोग को कि अपना परिवार में ही सब कोई मिलजुल के कर लेते हैं, वैसा मजदूरी लगाना नहीं पड़ता है। और 3 महीना में 25 डिसमिल में यानी एक क्रॉप ख़त्म होते होते तक 30 से 35 हज़ार रुपया तक का हो जाता है कमाई। राज्य के कुछ स्थानों में बाजार इस समय तेजी से दिखाई पड़ रहा है। डालते हैं राज्य के देवघर मंडी में कुछ अनाजों और सब्जियों के भाव और बाजार की समीक्षा पर एक नजर। पिछले 2 सप्ताह की तुलना में इस समय प्रमुख अनाजों और तिलहन की कीमतों में तेजी का रुख है। हालांकि गेहूं के भाव में थोड़ी गिरावट आई है। देवघर मंडी में सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव दर्ज किए गए हैं। अब पेश है राज्य के मौसम की स्थिति और 4 प्रमुख शहरों का संभावित तापमान। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। हजारीबाग का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आज के कृषि समाचारों में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम करवा दे दर्शक बनकर फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हाँ, और परतु आज किस विषय पर बात करेंगे हम लोग? मास्टर साहब ऐसा है ना, बार बार आप परतू करते हैं, कभी हमसे भी बात करिए। देखिए पर्वतिया जी, टेमन को जो है ना, अब टेमन को ट से टरेसानी होने लगी। बोलो भाई, बोलो क्या बात है? देखिए, गोभी वर्गीय फसल की देखभाल के बारे में आप बार बार परतू करते हैं, हमको भी बता दीजिए। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बताएंगे और आपके किसान भाइयों को भी बताएंगे। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे खेत है उसमें जो गोभी वर्गीय फसल है वो लगी हुई है
और आप सभी जो हैं इसका बढ़िया से लालन पालन कर भी रहे होंगे, लेकिन इसकी जो इस समय देखभाल करने की ज़रूरत है, खास करके जब ठंड ज़्यादा पड़ रही है ना, और कई प्रकार के कीट का प्रकोप हो रहा है, तो इसकी सामयिक देखभाल, सामयिक कृषि कार्य क्या क्या हैं, इसके संबंध में अगर आप जानकारी रखेंगे तो आपके फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, अच्छा उत्पादन होगा और बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सही कहा तो मास्टर इसके जी, लिए हाँ। लेकिन हमें विशेषज्ञ के से पास बातचीत चलना होगा करके और सब जानकारी हमरे ले लो। तो आज का हमरे कर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर AK सिंह, उनकरे से सब जानकारी हमरे लेके और अपन फसल के एकदम बढ़िया से बढ़िया उपजाए के कोशिश करब। आज हम लोग गोभी वर्गीय सब्जियों की चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों को, किसानों को किस प्रकार का देखभाल करनी चाहिए? देखिए, किसान भाइयों को पता ही है कि हमारा झारखंड प्रदेश गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि यहाँ का जो तापक्रम है, अधिक तापक्रम यहाँ पे नहीं होता है गर्मी के मौसम में। यही सब कारण है कि हमारी फूल गोभी की खेती किसान भाई हमारे झारखंड प्रदेश में पूरे साल करते हैं। अगेती फूल गोभी से लेकर के पछेती, मध्य, सारी किस्मों की खेती हमारे प्रदेश में होती हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इसमें पत्ता गोभी एक प्रमुख स्थान रखती है। इसे बंद गोभी के भी नाम से जाना जाता है। इसकी भी खेती किसान भाई काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे प्रदेश में करते हैं। और साथ साथ कुछ ये इसी परिवार का, जैसे गोभी वर्गीय परिवार हम लोग कहते हैं, इसी परिवार में एक गांठ गोभी भी आती है, जो कि सलाद के रूप में भी हम लोग खाते हैं। कुछ क्षेत्र पे गांठ गोभी की खेती भी किसान भाई करते हैं। तो हमने बताया 3 प्रमुख सब्जियां हैं, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे हम फूल गोभी को स्थान देते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो फूल गोभी है, ऐसे सफ़ेद रंग जो गर्मी के मौसम में यहाँ मिलता है, कम तापक्रम के कारण वो दूसरे प्रदेशों में नहीं मिलता है। इसलिए फूल गोभी की खेती हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है सब्जी फसलों में। इसके बाद बंदा गोभी और गांठ गोभी का स्थान हमारे प्रदेश में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये कहा कि इसका क्या स्थान है हमारे प्रदेश में। हाँ। लेकिन आप ये बताएं कि अभी किसानों के खेत में कौन कौन सी बंद गोभी और फूल गोभी की किस्में लगी हुई है? देखिए, फूल गोभी में मैंने बताया कि इसकी खेती तो पूरे वर्ष होती है। अगेती किस्में किसान भाई तैयार करके बेच चुके हैं। मध्य किस्मों की फसल अभी किसान भाइयों के खेत पे खड़ी है, जिसकी की तुड़ाई करके किसान भाई बाज़ार में भेज रहे हैं। और साथ साथ एक पछेती समूह, जो कि स्नोबॉल समूह है, पछेती किस्म की रोपाई किसान भाई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई कर भी रहे हैं। अभी नवंबर के महीने में भी करते हैं, क्योंकि पछेती किस्मों के लगाने का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होता है और लगाने के करीब 70 से 80 कुछ में 80 से 85 दिन में तुड़ाई के लिए हमारा जो फूल गोभी तैयार हो जाती है। तो उसकी तुड़ाई किसान भाई अप्रैल तक करते रहते हैं। तो इस तरह से तो ये फूल गोभी के बारे में हुआ। और अगर हम बंद गोभी की बात करें तो अभी भी किसान भाइयों के खेत पे बंद गोभी की फसल टूट रही है और कुछ किसान भाई लगा भी चुके हैं और कुछ की तोड़ने लायक है। तो ये दोनों फसलें अभी किसानों के खेत पे हमारे हैं। फूल गोभी की भी जो किस्में हैं, पछेती किस्में, मध्य वाली किस्मों की तुड़ाई चल रही है और पछेती किस्मों की रोपाई के लिए किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब आप हम लोग को ये बताएं, मतलब हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो ये फसलें हैं सब्जियों की, इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? देखिए, हम किसान भाइयों के सामने आज हम जो कि गोभी वर्गीय सब्जियों की चर्चा कर रहे हैं, तो हम पहले फूल गोभी के बारे में बताना चाहेंगे कि फूल गोभी में एक तो फफूंद जनित बीमारियां आती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू या एक पत्ते पीले रंग की पत्तियां हो जाती हैं और गिर जाती हैं। लेकिन कुछ दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी वजह से भी कुछ बीमारियाँ हमारे प्रदेश में जो भी किसान भाई फूल गोभी की खेती आते हैं। तो जो हमारा पोषण कुविकार के नाम से जाना जाता है, इसमें मुख्य रूप से बोरान कुपोषण एक है। क्योंकि बोरान एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे फूल गोभी के लिए बहुत सी आवश्यक है। हम लोग कहते भी किसान भाइयों की 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स अगर मिले तो फूल गोभी की खेती से पहले ज़मीन में प्रयोग कर लेना चाहिए। किन्हीं कारणवश जो किसान भाई बोरेक्स का प्रयोग नहीं कर पाए हैं
और उनमें क्या होता है कि तना खोखला हो जाता है और काले रंग का हो जाता है, मतलब एक तरह सड़ भी जाता है बोरान की कमी से। तो किसान भाई ये जो मेरी बात सुन रहे हैं, तो खड़ी फसल में भी फूल गोभी के बोरेक्स जो आता है इसका 0.25% का अगर घोल बना के किसान भाई छिड़काव करेंगे, 2 से 3 छिड़काव अगर कर देंगे, तो जो बोरान के कुपोषण से जो समस्या आती है वो उनके फूल गोभी की फसल पे नहीं आएगी। ये तो हुआ बोरान कुपोषण के बारे में। इसके अलावा एक और भी कुपोषण है मॉलिबेडनम। ये भी एक बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी भी आवश्यकता हमारी फूल गोभी की फसल को पड़ती है। मॉलिबेडनम की कमी से क्या होता है, किसान भाई देखते हैं कि उनकी पत्तियां पूंछ की तरह से हो जाती है, ऐसे व्हिप टेल की जो झाड़ू की तरह से हो जाती है, तो उसमें और फूल अच्छा नहीं बनता है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे जो प्रदेश की जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी होने के कारण जो मॉलिबेडनम है ये पौधे को नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग इसके लिए हम लोग सोडियम अमोनियम मॉलिबेटेट या का प्रयोग 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं खेत में। मॉलिबेडनम का प्रयोग करने से जो मॉलिबेडनम के कुपोषण से जो समस्या आती है वो हमारे फूल गोभी की फसल में नहीं आती। तो बोरान और मॉलिबेडनम दोनों ही मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है। किसान भाई जो मेरी बात को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से इसका प्रयोग अपनी फूल गोभी में करेंगे, जिससे कि जो कुपोषण से एक विकार आता है, मतलब खराब हमारा जो उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाने के कारण उससे दूर हो जाएगा। बीमारियों में मैंने बताया डाउनी मिल्ड्यू एक प्रमुख बीमारी है फूल गोभी की। पत्तियां पीली होकर उस पर धब्बे पड़ते निचले सतह पे गिरने लगती हैं। इसके लिए हम लोगों ने देखा है कि इसके छिड़काव डायथेन M45 या मैनकोजेब, इसका छिड़काव किसान भाई करके उस पर अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बंद गोभी की तरफ बात करें तो बंद गोभी में एक कीड़ा आता है बहुत, जो कि पूरे पत्ती में छेद बना देता है, डायमंड ब्लैक माथ के नाम से जाना आता है, जो कि एक बहुत बड़ा शत्रु है इसका। इसके लिए हम लोग भी जो मोनोक्रोटोफास या मोनोसिल दवा का छिड़काव करते हैं, और ये दवा 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से हमारे बंद गोभी में जो समस्याएँ आती हैं उसका भी निदान मिल जाता है। आगे देखिए डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार किसान भाई। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्यों टेमन? हो गया ना? अब तो नहीं बोलोगे। अब क्या करूं? अब परतू से पूछूं सब? नहीं, परतू से पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद ही बता। तो बताइए साहब, हमारी परेशानी तो ये है कि लत्तेदार सब्जी जो होएला ओकर आगात खेती कैसे करल जाए? भाई बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आगात खेती जो भी होती है परतू, उसमें क्या होता है कि समय से पहले हम उत्पादन ले लेते हैं। तो क्या है कि बाजार में जब तक बहुत सारा फसल नहीं आता है, अगर हमारी फसल पहले गिर जाती है तो हमको बहुत अच्छी कीमत अच्छी मिलती है, मुनाफा ज़्यादा होता है। तो लत्तेदार सब्जियों में कई प्रकार की चीज़ें हैं, बीन है और दूसरी कई प्रकार की चीज़ें। तो अगर हम उनकी समय से पहले खेती करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसकी खेती कैसे करनी है, कैसे हम लोग उसका उपाय करेंगे, कौन कौन सी तैयारी करेंगे, इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए। और इस संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं धनंजय कुमार। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि लत्तेदार फसलों की आगात खेती कैसे करें, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं धनंजय कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। किसान भाइयों नमस्कार। धनंजय जी बताइए कि जो हमारे झारखंड प्रदेश में जो किसान वर्ग के लोग हैं वो अगर खेती करना चाहते हैं आगात लत्तेदार फसलों की, तो वो कैसे करें? किसान भाइयों होता क्या है कि जैसे कि आप जो है गर्मा फसल जब लगाते हैं तो फरवरी के आसपास जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब आप बीज बुआई करते हैं, और उस तरह का फसल को जब आप लगा करके और उससे को उत्पादन करते हैं तो उसमें जो है पानी भी ज़्यादा लगता है, उत्पादन भी कम होता है, बाज़ार में दाम भी
कम मिलता है। तो उसके लिए जो किसान भाई जो है दिसंबर के महीना में जो है अगर आप इसका तैयारी कर देते हैं तो इसमें करीब 3-4 तरीके हैं जिस विधि से आप इसको कर सकते हैं। पहला है मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग। जो पारदर्शी प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक के जो सफ़ेद जिसमें कि आर पार दिखाई पड़े, उस तरह का प्लास्टिक मल्चिंग के द्वारा आप लौकी की खेती कर सकते हैं। यहाँ पर आप बीज लगा रहे हैं, बीज लगाने के बाद थाला बनाने के बाद जो है आपको ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ आप बीज लगाए हैं थोड़ा सा गड्ढा में रखें और उसके ऊपर से आप पारदर्शी प्लास्टिक को ढक दें। जब अंकुरन आ जाए तो वहाँ पर प्लास्टिक को काटें। अगर आपके पास ड्रिप सिंचाई का विधि है तब तो मतलब रोज़ उसमें आप थोड़ा सा पानी 10 से 15 मिनट चला सकते हैं। अगर ड्रिप सिंचाई पद्धति नहीं है तो आपको अगर डायरेक्ट पानी देना है, फ्लड इरिगेशन देना है, तो उसमें क्या करना है कि आप बीज को पहले 24 घंटा पानी में फुला लें और फुलाने के बाद जो है उसका बीज बुआई कर दें और थोड़ा सा नमी वहाँ पर बना दें, जिससे कि मतलब बिना पानी दिए हुए 7 से 8 दिन में फिर जो है अंकुरन हो जाए। क्योंकि प्लास्टिक का, पारदर्शी प्लास्टिक के गर्मी से जो है अंकुरन आपको जल्दी हो जाएगा। जब अंकुरन हो जाए तो वहाँ पर जो है कटिंग कर दें। तो इस विधि से आप जो है लौकी का खेती कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लो टनल विधि बोलते हैं। लो टनल में आप जितनी भी लत्तीदार सब्जी हैं, खीरा है, कद्दू है, कोहड़ा है, झिंगी है, नेनुआ है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, सभी के लिए जो है आप दिसंबर के महीना में जो है खेत की तैयारी करके और वही जो पारदर्शी प्लास्टिक की चादर है, पारदर्शी प्लास्टिक के चादर को मतलब पहले बीज बुआई कर दें। बीज बुआई करने के बाद अगर आपके पास ड्रिप सिंचाई पद्धति है तो आप तो बूंद बूंद सिंचाई करेंगे। अगर नहीं है तो फिर उसी तरह से तकनीक अपनाना है कि बीज को पहले 24 घंटा हम पानी में फुला देंगे, फुलाने के बाद बीज बुआई करेंगे और फिर वहाँ पर बीज बुआई के बाद जो है पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जो है प्लास्टिक पारदर्शी लगा देंगे। ज़मीन से करीब 2 फीट ऊंचा तक उसको टनल बनाते हैं। अगर कोई किसान भाई दिसंबर में के महीना में आकर के देखना चाहें तो हमारे पलांडू केंद्र में उस तरह का सिस्टम लगा हुआ रहेगा, उसको ढक देते हैं। जब अंकुरन आ जाता है तो फिर जो है मतलब पूरब या दक्षिण दिशा से प्लास्टिक को अर्धचंद्राकार आकार का जो है कटिंग करते हैं, जिससे कि अंदर हवा जा सके और धूप जा सके। इसके अलावा तीसरा तरीका है, अगर आप प्लास्टिक खर्चा नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके से जो 2 तरीका हम बताएं, इसमें जो है आपको फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो है तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर उस तरह का पूंजी का अभाव है, आप प्लास्टिक के चादर को नहीं खरीद सकते हैं, तो जो प्लास्टिक का ट्रे आता है, प्रो ट्रे आता है, तो उसमें जो है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आप जो है बीज बुआई कर दें और 1 महीना में जो है बिचड़ा आपको तैयार हो जाएगा। तो 14-15 जनवरी के बाद जो है तापमान बढ़ जाता है, धूप ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उस तरह से आप उसका रोपाई करके आगाज खेती कर सकते हैं। यानी जो किसान भाई के पास हमारे प्लोथीन उपलब्ध नहीं है वो भी इसकी खेती कर। जी हाँ, इसके अलावे और हमारे किसान भाई अगर पॉलीथीन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तब कौन सी विधि अपनाएं? वही जो हम बोले कि प्लास्टिक का जो ट्रे है, मतलब ट्रे तो ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहे तो पारदर्शी प्लास्टिक से ढक करके मल्चिंग करके करें या लो टनल बना करके, और नहीं तो अगर हमारे पास दोनों नहीं है तो हम प्लास्टिक का ट्रे जो आता है, ट्रे में जिसमें कि आप बिचड़ा उत्पादन करते हैं, तो उसमें जितनी तरह की लत्तीदार सब्जियाँ हैं सभी को आप बिचड़ा उत्पादन करके, खाली आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर आप ट्रे रखेंगे 1 महीना तक जाड़े के दिन में, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, रात में पाला पड़ता है, तो उससे बचाव के लिए जो है थोड़े से जगह में आपको कुछ प्लास्टिक खरीद लेना होगा, जिससे कि रात में उसको हमको ढक देना है, गर्मी बना करके रखना है, पाला ओला से बचाना है और दिन में उसको हमको धूप मतलब दिखाना है। उस तरह से अगर आप करते हैं तो 15 जनवरी के आसपास, 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में अगर आप बीज बुआई करते हैं ट्रे में, तो 15 से 30 जनवरी के बीच में अगर आप रोपाई करेंगे तो फसल जो है मार्च के प्रथम सप्ताह में जो है तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। अब बताइए धनंजय जी कि जो किसान भाई हमारे जो ये जानकारी जिनको नहीं प्राप्त है वो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? किसान भाइयों, आप अगर दिसंबर के महीना में आएंगे तो अनुसंधान केंद्र पलांडू में जो है हम लोग आप मल्चिंग का भी, लो टनल का भी, ट्रे में किस तरह से बिचड़ा उत्पादन करते हैं, इस सारी बातों की जानकारी जो है हम अपने केंद्र पर आपको उपलब्ध कराएंगे, या आप जो है हमारे यहाँ का फ़ोन नंबर है उस पर भी बात करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप एक बार अनुसंधान केंद्र में आकर के और इसको देख लेंगे किस तरह से आगात खेती कर रहे हैं। और आगात खेती से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि गर्मी के दिनों में जो आपके झारखंड में पानी की कमी है, तो कम पानी में जो है आपका उत्पादन अच्छा होगा। दूसरा क्या है कि जब हम आगात खेती करते हैं तो लत्तीदार सब्जी में जो है आगात खेती में फलन ज़्यादा होता है
और जो आप पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं उसमें फलन कम आता है, पानी भी ज़्यादा देना पड़ता है, फलन भी कम होता है, बाज़ार में दाम भी ज़्यादा रहता है। लेकिन आगाद खेती करेंगे तो हमको पानी कम लगेगा, बाज़ार में दाम ज़्यादा मिलेगा और फलन ज़्यादा होगा। तो यहाँ के लिए जो बहुत ही उपयुक्त है, कुछ आपको उसमें थोड़ा सा पूंजी और कुछ नई तकनीकी का प्रयोग करना है और उससे आप ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये तो हो गई तकनीक की बात और हो गई समय की बात। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कौन कौन से बीज की उन्नत किस्म है जो वो लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, जैसे अगर आप खीरा की खेती कर रहे हैं तो हमारे केंद्र से स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण शीतल, स्वर्ण अगेती और लौकी में अर्का बहार है, HABOG 616 है, करेला में अर्का हरित है, नेनुआ में स्वर्ण प्रभा है, तरबूज अगर करते हैं तो अर्का मानिक है। इस तरह से बहुत सा किस्म है। और अगर आपको लगता है कि मतलब बाज़ार से कुछ संकर किस्म लगावें तो उसका भी जानकारी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि किस तरह का मतलब यहाँ के लिए कौन सा संकर किस्म जो है उपयुक्त है। तो आप आकर के एक बार अनुसंधान केंद्र में आप पत्ती को भी देख लें और किस्म के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर लें। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि लत्तेदार फसलों की आगाद खेती कैसे करें, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी जानकारी दी। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाई आपको भी जोहार। वाह वाह मास्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा बात बताया। और तो और टेमन हमरे कर किसान भाई मने ई लत्तेदार सब्जी में मटर का फसल बहुत जल्दी कर है ना। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब जानकारियों से क्या है ना कि हमारे किसान भाई जो है समय से पहले अपनी फसल उगाते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं। और हम इसीलिए तो किसान भाइयों आपको जानकारी देते भी हैं ताकि आप अपने पशुधन को अच्छी तरह रख सकें, सब्जियों का अपनी हमारी जानकारियों का पूरा लाभ उठा करके अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है पर्वतिया जी कि हमारे किसान भाई अपनी बात भी हम तक पहुँचाएं, है ना। सही है, हाँ। और ताकि उमन का जो समस्या है जो भी उमन जाने खो जाए ना से कि भी हमरे राउत तक पहुँचा सकब अपन देखोया मन के पहुँचा। और किसान भाइयों, टेमन की बहुत छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी शिकायत आप लोगों से है। क्या टेमन? हाँ, कि ये लोग खत नहीं लिखते। हाँ, आप लोग देखिए खत लिखा करिए भाई, क्योंकि हमारा टेमन जो है वो आपकी बात नहीं सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। तो आप खत जरूर लिखें और खत लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001, है ना। सही कहा ना पर्वतिया जी? एकदम सही कहली मास्टर जी। तो हमके बुझाएला कि टेमन का जे अनुरोध है जे हमरे कर दर्शक मन के से के मानबे और खत लिखबे। हमरे फिर मिलब अपन अगला अंक में नया जानकारी संगे। और आज का अंक के ही हमरे खत्म करब कहे कि बेरा हो जाए। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जोहार।